औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इज़हार अख्तर। आप देख रहे हैं इज़हार टीवी। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के पास इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुए हैं, ये डर्मेटोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। तो इनसे जानते हैं कि डर्मेटोलॉजी बेसिकली है क्या, इसमें कौन कौन सी पेचीदगियाँ होती हैं जिनसे आगाही दी जा सकती है आम जो पब्लिक है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ काज़ी साहब। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा, आम जो पब्लिक है उसको ज़रा आगाह कीजिएगा कि जो डर्मेटोलॉजी है इसके अंदर कौन कौन सी जो है ना वो स्पेशलिटीज़ आती हैं, या कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मतलब एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। जी अस्सलाम वालेकुम इज़हार साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए। और जिस तरह मैं आपको जानता हूँ, आप एक बड़े मेहनत करने वाले जर्नलिस्ट में गिने जाते हैं और आप हर वक्त इसी तगोदौ में होते हैं कि टॉप लोगों का इंटरव्यू किया जाए और लोगों को आगाही कराई जाए। जो लोग क्लिनिक पे नहीं जा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपके प्रोग्राम के थ्रू बीमारियों का उनको पता चले, लोगों की ट्रीटमेंट का, और वो वहीं घर में। तो ये एक सदका जारी है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप ये काम करते चले जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें आपने मेरा बड़ा अच्छा तारुफ कराया सारा। मैं हॉस्पिटल, ये मतलब लाहौर में कोई मैंने मेडिकल हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। मैं ये बताता चलूँ, मेरे वालिद अल्लाह बख्शे प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, वो बाबा डर्मेटोलॉजी कहलाते हैं। माशाल्लाह। उन्होंने पाकिस्तान में शुबा अमराज जल्द शुरू किया। पहले स्किन स्पेशलिस्ट 1900 पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में MRCP करके इंग्लैंड से 1955-56 में वो आए और आके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और पहले स्किन के प्रोफेसर लगे। सो पहला जो डिपार्टमेंट है स्किन का, मेरे वालिद का, डर्मेटोलॉजी का, वो मेरे वालिद ने बनाया हुआ है, जो मेयो अस्पताल का है। अच्छा। उनका नाम था प्रोफेसर गुलाम शबीर, मेरे वालिद का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और उसके बाद उनके बाद वहां फिर मैंने क्या किया, मैं उनके डिपार्टमेंट में वहीं से मैं रिटायर हुआ। बड़ा कम होता है कि बाप और बेटा एक ही जगह से रिटायर हो, तो वालिद भी वहां से, मैं भी वहीं से एज प्रो वाइस चांसलर भी था। मैं रजिस्ट्रार भी किंग एडवर्ड का था, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी था, तो सारी मेरे पास पोस्टें थी। उससे पहले मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में रहा प्रोफेसर, वहां मैंने डिपार्टमेंट शुरू मैंने किया। जिस तरह मेरे वालिद ने मेयो किया, डर्मेटोलॉजी मैंने किया गंगाराम में। उसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, तब सर्विसेज हॉस्पिटल में होता था, अभी जिना नहीं बना था। तो जब जिना हॉस्पिटल बना तो मैं जिना में शिफ्ट हो गया सर्विसेज से, और वो भी डिपार्टमेंट मैंने बनाया, वो भी मैंने बनाया। तो आपके कैरियर पे बड़े यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं आया, वो भी डिपार्टमेंट मैंने बनाया, वहां भी डिपार्टमेंट। और आजकल मैं हयात मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल, कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ भी मैं ही वो डिपार्टमेंट चला रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक बात है, ये सदका जारी है। मैं जहां भी गया हूं, मैंने वालिद से सीखा था, बेटा एक ही काम करना है कि तुमने इसको स्किन की स्पेशलिटी को, जिल्द इमराज को, इसको आगे लेके लोगों में आगाही करनी है। बच्चे प्रोड्यूस करो, MCPS, FCPS, लोकल क्वालिफिकेशन, फॉरेन क्वालिफिकेशन बच्चे जाएं। इसीलिए आपने भी टीचिंग का वो भी साथ मेरा सबसे बड़ा इधार, आपको पता है, आपकी मेरी बहुत पुरानी दोस्ती भी है, तल्लक भी है। टीचिंग जो है वो मेरा क्रेज है। मैं आप आज कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में रिटायर होके KE के बाद मैं गया, तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था उस वक्त, जिस तरह बोर्ड एक करता है प्रोफेसर और, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप पे पैकेज क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा क्या जवाब था, मैंने कहा जी पे पैकेज के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो बच्चों को पढ़ाने की वजह से आ रहा हूं। अगर पे पैकेज में इंटरेस्टेड होता मैं, तो पहले मैं कंडीशन रखता, मुझे इतने लाख दो, इतने दो, इतने दो। मुझे जो आप बाकियों को देते हैं मुझे भी दे दें, मैंने पढ़ाना है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को। मेरा क्रेज है, मैं जब तक उनको नहीं पढ़ाऊंगा मैं अपने आप को इनकम्प्लीट समझता हूं। मैंने अब देखो, मैंने 1980 में इज़हार MBBS किया, KE से 45 साल हो गए मुझे, 45 ईयर्स इन डर्मेटोलॉजी। अब आप ये अंदाजा लगा लो कि मैं, यानी मुझे लोग कहते हैं सर यू आर टीचर ऑफ टीचर्स, ऐसे ही है। यानी इस वक्त जितने वाइस चांसलर हैं लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस में, सब मेरे स्टूडेंट हैं। जितने मेडिकल में आर्मी के जनरल रिटायर हो गए हैं डर्मेटोलॉजी के, जो ब्रिगेडियर हैं, जो कर्नल हैं, जो स्किन के, सब मेरे स्टूडेंट हैं। जितने प्रिंसिपल लगे हुए सब मेरे स्टूडेंट हैं। तो आपकी खिदमत काफी ज्यादा है डर्मेटोलॉजी। एग्जैक्टली। तो ये आप देख के हैरान होंगे कि मैंने जो प्रोड्यूस किए हैं इस वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट और प्रोफेसर और प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, ये सारे मेरे शागिर्द हैं। अब हम स्किन डिजीज पे आते हैं, बाल झड़ते, इस पे जरा बताइएगा। मैं बिल्कुल इसी की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि बाल झड़ बड़ा कॉमन है। एक तो बाल गिरना, आजकल आपने चीज नोटिस की होगी, हमारे जो नाना दादा दानिया दादियां थी ना,
उनके बाल कभी नहीं झड़ते थे, गिरते थे, और वो लोग तो बूढ़े भी होते थे, 90-90 साल के तो बाल रहते थे। आजकल मैट्रिक का बच्चा जो होता है वो गड्ढा होना शुरू हो जाता है, बच्ची जो एफए में पढ़ती है। अब रीजन क्या है? रीजन है ये फास्ट फूड का कोई लिंक? हाँ, बस आपने मेरे मुंह से छीन ली है बात। ये चक्कर क्या है कि अब मसला ये आ गया है, हर वक्त फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये वाली। मेरे जमाने में मेरे वालिद कहते थे, जो बच्चा लस्सी नहीं पिएगा गर्मियों में, जो दही नहीं खाएगा, उसका पॉकेट मनी मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, अच्छी जनाब, जबरदस्ती दही खानी तो लस्सी पीने की अब्बा जी ने पॉकेट मनी नहीं दी। ये अंदाजा लगाओ। फिर अब्बा जी ने कहना कि जी जो मक्की की रोटी और साग देसी घोल चोपड़ के नहीं खाएगा, वो उसके हम पॉकेट मनी बंद कर दें। नेचुरल डाइट। हाँ, नेचुरल। हम लोग बेसिकली सरगोदा के रहने वाले हैं, तो सरगोदा अपने गांव जाता था मैं, तो वहां जनाब हमारे गांव में अब्बा जी ने लेके जाना, छोटे छोटे होना, हमें घी, मक्खन, अंडा, सारा कुछ हमारा देसी, भैंस बकरी हमारे गांव की होती थी। तो वो हम लोगों को, वो माहौल भी खत्म हो गया, वो माहौल खत्म। अब वो बातें आप जानते हैं, आपके जमाने पेरेंट्स के, हमारे, वो तो बातें खत्म हो गई। तो वो जनाब उस जमाने में प्योर डाइट थी, लोग बाल नहीं गिरते थे, लोगों की झुर्रियां नहीं पड़ती थी, लोगों चेहरे फ्रेश होते थे, लोगों को कभी बीमारियां नहीं होती थी। ये जब से फास्ट फूड की बीमारी आई है इस मुल्क में, जब से ये कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आई हैं, बच्चे खाना बाद में खाते हैं, पहले पूरी बोतल पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। अब आप मुझे बताएं, शुगर है सारी। जूस, मेरे वालिद हमें जूस, फ्रेश जूस निकला के देते थे। उन्होंने कहना फल खाया करो, सब्जियां खाओ। देखिए, जब तक आपकी डाइट बैलेंस इजहार नहीं होगी ना, आपके कभी भी स्किन ग्लो नहीं करेगी, बाल कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, स्किन जो ग्लो ना होने की वजह ये है कि डाइट जो आपकी ना वो बैलेंस नहीं है। मुझे आप ये बताएं, हमारे जमाने में लेजर होते थे, बोटॉक्स था, फिलर था, नानियों दादियों के जमाने में। उनकी चेहरे, आपकी जब नानी दादी जिंदा थी, उनकी स्किन ग्लो करती थी, आपकी वालदा की। अब 20 साल की बच्ची होती है, उसको झुर्रियां पड़ जाती हैं, यहाँ लाइनें पड़ जाती हैं, सर मेरा बोटॉक्स कर दें, सर मेरा फिलर कर दें, मेरा पीआरपी कर दें। ओ भाई, तुम तो 20 साल की हो, सर मेरी हालत देख के मेरी शादी होने वाली है, मेरा तो चेहरा, लोगों को पता है चीज है, फिर भी मतलब क्यों इसको अवॉइड नहीं बात ये है कि एक जो पता होते हुए भी पढ़े लिखे लोग भी, मैं खाली ये नहीं कह रहा कि कोई अनपढ़ या कोई गांव में एक रहता है, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, डाइट उनकी भी बैलेंस नहीं है, उनको पता है। अब बैलेंस डाइट में प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए। लोग आपके पास आते हैं, इनको पता होता है कि हमारा जो ये झुर्रियां वगैरह डली हैं, पड़ी हैं हमारे चेहरे पे, इसकी वजह क्या है? फास्ट फूड है। मेरी बात सुने, सोशल मीडिया आजकल कितना एक्टिव है, आप मुझे ये बताएं। हर आप मोबाइल खोल लो तो पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूम जाओ, एक सेकंड लगता है ना। अभी अमेरिका में आपके बच्चे बैठे हो तो फेस टाइम अभी स्टार्ट कर दो, आपकी बहन भाई बैठे हो, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो आप, ठीक है अम्मी, आप खाला ठीक है। अब तो दुनिया सिमट गई है, तो क्या सोशल मीडिया पे नहीं पता चलता सब लोगों को कि जी हमारी जो स्किन है, हमारी जो चेहरा है, उसकी क्या वजूहात है जो ढलती है। तो फिर मैं उन्हें जब कहता हूँ, डॉक्टर साहब कौन फल खाए, डॉक्टर साहब कौन सब्जियां खाए, टाइम ही नहीं होता, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने स्कूल जाना है, मैं तो फटाफट खाना खाती हूँ। मैं कहा दही खाती हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, दही नहीं मुझे पसंद, मैंने दही नहीं खाना। मैं कहा बेटा फ्रूट लेती हो? डॉक्टर साहब फ्रूट का कहाँ टाइम मिलता है। मैं कहा बेटा टाइम मिलता क्या है तुम्हें, मुझे ये बताओ खाने को। इसी वजह से। अच्छा, ये रिवर्स भी हो सकती है? वैसे रिवर्स हो जाती है, मतलब जो एक बंदे ने डाइट वो ली है ना सारी, ये फास्ट फूड इस्तेमाल करता है, अभी आपके पास आता है, आप उसे कहते हैं कि ये चीजें हैं, ये छोड़ दो, नेचुरल डाइट की तरफ आ जाता है, तो क्या ये उससे रिवर्सेबल हो? 100% रिवर्सेबल है, क्योंकि जब आप नेचुरल डाइट में दूध सुबह उठ के पियेंगे, जूस सुबह लेंगे, फ्रूट लेंगे, दही खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, सैलड लेंगे, प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, यार सारा रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि डाइट से रिलेटेड है। आपका चेहरा जो ग्लो करता है डाइट से। बाल आपने गिरने की बात की, तो ये बिल्कुल आपकी डाइट जब ठीक नहीं, बाल गिर जाएंगे। अच्छा। अगर आप डाइटिंग करते हैं, अच्छा हमारी कई खवातीन क्या करती हैं, 3 बच्चे पैदा हो गए, 2 पैदा हो गए, हाय मैं तो बहुत मोटी, क्रैश डाइटिंग। मैं कहता हूँ ये नहीं करनी, वजन कम करना है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, लाहौर में बड़े बड़े पार्क है, डाइट अपनी ठीक रखो। जब डाइट आप क्रैश डाइटिंग करोगे कि मेरे हाई में मोटी होगी, तो क्या होगा, यहाँ हल्के पड़ जाएंगे, यहाँ झुर्रियां पड़ जाएंगी, यहाँ लाइनें आ जाएंगी, स्किन आपकी ढलक जाएगी। इसके 2 एलिमेंट हो गए ना फिर इसमें, अगर झुर्रियां पड़ती हैं, एक तो आपने डाइट करो, एक तो डाइट आपकी बैलेंस नहीं है, आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल किया, दूसरा आपने ये बता दिया कि ये जो सेल्फ डाइटिंग शुरू कर देती है, बिल्कुल ठीक, क्रैश डाइटिंग किया। तो ये 2 चीजें हो गई, ये 2 चीजें बड़ी जरूरी है कि आपने क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। डाइटिंग की जरूरत क्या है आपको, आप एक काम करें, आप अपनी डाइट उतनी बेशक रखें, थोड़ी बेशक कम कर दें, लेकिन एक्सरसाइज, वॉक और जिम ज्वाइन करें।
बाल गिर रहे हैं, बालों के लिए भी यही है। बालों के लिए फ्रूट्स, जूसेस, दूध, दही, मिल्क शेक ये बड़े जरूरी है। हमारे लोगों को लॉन्ग टर्म हो जाएंगे ना, मतलब अभी किसी के गिर रहे हैं तो वो शुरू करे, वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। नहीं, वो यंग बच्चा जो है 25-30 के गिरे का, वो बड़ी जल्दी उसको फर्क पड़ता है। साथ हम दवाइयां भी देते हैं, ये नहीं कि खाली हमने कहा फल खाओ तो घर चले जाओ। हमारे पास लोशन बने हुए हैं, मैं खुद मेरे वालिद के फॉर्मूले हैं जो अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ। तेल एक मेरे वालिद बनाते थे बालों के गिरने का, अच्छा। सिकरी का तेल है, बाल जो ये बालचर हो जाता है उसका एक लोशन है, हम अभी भी वो देते हैं, मैं खुद बना के देता हूँ सब बाल। यानी आप मेरे पास आते हैं, डॉक्टर आतिफ साहब मेरे तो इधर के बाल गिर गए, इधर के गिर गए, ये गिर गए, वो गिर गए, यार बैठ जा, मैंने एग्जामिन करना है और मैंने आपको वो तेल लिख देना है अपने अब्बा जी वाला फॉर्मूला। आप वो तेल लगाएंगे और आप कहेंगे ये डॉक्टर साहब ये तो 3 महीने में मेरे 80% बाल वापस आ गए। तो अभी भी हम लोग ट्रीटमेंट खाली फल, डाइट एक इंटेग्रल पार्ट है। तो मैं मरीज को ये कहता होता हूँ 2 बातों का ख्याल रखना है, जिसके बाल गिर रहे हैं, जिसके चेहरे पे ग्लो नहीं है। नंबर 1 डाइट प्रॉपर, नंबर 2 डाइट के अलावा अपनी एनवायरनमेंट अच्छी करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो, वॉक किया करो, ताकि थोड़ा सा हवा में भी निकलो, हर वक्त मोबाइल के चक्कर में ना रहो। इस वजह से बीमारियां भी, मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर आतिफ 40-50 साल पहले तो बीमारियां इतनी नहीं होती थी स्किन में या बाकी भी, अब इतनी क्यों हो गई है? तो मैं उनको ये बात बताता हूँ जो मैं आपको इंटरव्यू में कह रहा हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि डाइट प्रॉपर नहीं है, कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चे मम्मी डैडी बन गए हैं, हाय उई हाय मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे ये है। लड़के आजकल के वो लड़के नहीं रहे जो हमारे जमाने में जवान होते थे, हर वक्त ढीले डाले से। ऑल डाइट और ये आउटडोर एक्टिविटी कोई, हम लोग स्विमिंग करते होते थे, वो सब बातें खत्म हो गई। तो अब जो सबसे बड़ी बात है चेहरे पे ग्लो। अच्छा, अब चेहरे की मैं एक और बात करता चलूं, ये जो क्रीमें आ गई हैं, काले रंग नू गोरा करे तो गोरे नू चन वर्गा, अब इसमें क्या होता है? स्टीरॉइड होते हैं, मरकरी होती है, ये क्या करती है? औरतों के चेहरे पे बाल ले आती है, ये लगाने से? बिल्कुल लगाने से नहीं, ये जो बड़ी ब्रांडेड किस्म की चल रही होती है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे क्रीमें चल रही हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता इस प्रोग्राम में, वो सब ये जो लड़कियां यूज करती हैं, वो क्या है उसमें, अगर आप एनालिसिस कराएं उसका तो स्टीरॉइड और मर्क्यूरी निकलेगी। ये जो चल रही है इसमें से मोस्टली है जो ड्राइव से रजिस्टर्ड भी नहीं है सर, मोस्टली क्या 90% नहीं है सर। तो वो जो चलती हैं ड्राइव को तो वो पता भी नहीं करते, उन्होंने एक अखबारों में बड़ा बड़ा सप्लीमेंट दिया होता पूरे पेज का, वो जाके उस अखबार के दफ्तर में उसको बंदे को 2 लाख 3 लाख में वो देते हैं और वो कहते हैं हमारा इंटरव्यू लगा दो, और ये पता नहीं होता अंदर है क्या। ऐसी ही क्रीम के मालिक के साथ मेरा बात हुई, मैंने कहा बेटे इसमें डाला क्या हुआ है आपने? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। मैं कहा आपके तो ये सबसे ज्यादा क्रीम बिकती गोरा करने वाली। कहते जी वो तो मैंने बंदे रखे हुए हैं, वो खुद ही क्रीमी क्रूम में मिला के डाल देते हो, कहते हैं रंग गोरा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कमाई हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। यानी उस बंदे को ये पता ही नहीं है इंग्रेडिएंट क्या डाला। अब हम जब खाना खाते हैं, आप अपने प्लेट जाते हैं घर में, दोपहर को लंच करेंगे, डिनर करेंगे, तो आपके सामने पड़ा होता है ना, रोटी भी है, सालन भी है, चावल भी है, आपको पता है आप क्या खा रहे हैं। आप एक दवाई खा रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या, और कल को आपका जो चेहरा गोरा करने के गोरा करे और चन वर्गे के बजाय चन ग्रेन लग जाए उस क्रीम के साथ, और सारे बाल आ जाते हैं। अच्छा, चेहरे पे बाल आते हैं लड़कियों के। नहीं, स्टीरॉइड जो होते हैं ना इजहार, ये सबको बाल देता है, क्योंकि स्टीरॉइड के साथ औरतों में चेहरे पे बाल आते हैं। हम तो मर्द है ना, हम लगाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, हमारी दाढ़ी होती है, औरत के एकदम बाल आ जाते हैं। फिर वो लेजर कराने आती है, डॉक्टर आते बाद मेरा लेजर कर दो, मेरे मूछों के बाल आ गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। सो द पॉइंट इज, ये जो क्रीमी है, ये जो लोशन है, गोरा करने वाली बीमारी है स्किन की, इसने हमारी कौम को तबाह कर दिया। स्किन डिजीज क्यों बढ़ गई है? हर बंदा आता है मुझे खारिश हो गई, हर बंदा आता है मुझे चंबल हो गई है, हर बंदा आता है मेरे चेहरे पे दाने निकल आए हैं, मेरे कील महासे। अब ये बच्चों को कील महासे क्यों? मुझे तो कभी कील महासे जिंदगी में नहीं निकले, आपको तो कभी नहीं निकले, आजकल के बच्चों को क्यों निकल रहे हैं? रीजन इम्प्रॉपर डाइट, चॉकलेट, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये कुरकुरे, सलांटी, फास्ट फूड, ये बच्चे बहुत खाते हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया यार। आप अपने बच्चे देख लो, अपने भांजे भतीजे देख लो, जो भी आएगा वो क्या कहेगा, माँ को इसमें तो स्मेल आ रही है। मैंने कहा नहीं मामा, मैं वो अब मंगवा लूं राइडर को कह के, फूड पांडा को कह के, घर पे फास्ट फूड आ जाए। बच्चों का भी ये हो गया, वो जो घर का खाना तो वो नहीं खाते, नहीं वो कहते हैं हमने, हमें स्मेल आती है। और जो मुलाजम होते हैं वो सेहतमंद होते चले जाते हैं, बच्चे बर्गर खा खा के सुगड़ते चले जाते हैं। तो बात ये सबसे बड़ी है कि हम लोगों ने ये चीजें जो बीमारियां स्किन की खुद अब चंबल जो है जिसे एक्जिमा कहते हैं, क्यों इतना कॉमन है? इसी वजह से कि प्रॉपर डाइट नहीं है,
बाहर के खाने खा इसको देखें तो स्किन के साथ जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी फूड पे वो depend डाइट कर से रही है। डाइट से रिलेटेड है। मैं कहता हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी प्लस डाइट। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप मुझे कहते हैं डॉक्टर चलो आज चलिए बाहर खाना खाएं, आओ जी चलो बाहर, अब हम चले गए आप और मैं, लो जी आज हमने बाहर जाके बीफ भी खाया, मटन भी खाया, चिकन भी खाया, तो रात को जब लेटेंगे या घर आएंगे तो बड़ी इरिटेशन हो रही होगी बॉडी में, यार मैं गोश्त ज्यादा खा लिया आज मैं मच्छी ज्यादा खा ली है, क्या वजह? हमने डाइट प्रॉपर को बर्न नहीं किया उसको, हम आए उसी तरह सो गए। अच्छा ये भी होता है अगर डाइट आपने ले ली, इसको ज्यादा ले ली, अगर आपने एक्टिविटी साथ फिजिकली रखी है उसको बर्न कर लिया तो बैलेंस रहता है। बिल्कुल मैंने कैलोरीज आप जो कैलोरीज अंदर गई उनको निकालना भी है, ठीक है। कैलोरीज का ये मतलब नहीं है कि खाया और बिस्तर में जाके घुस गए, वो ज्यादा शुगर क्यों बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया आजकल, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ गए, हार्ट अटैक 20-20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। हमारे पेरेंट्स के जमाने में 100 साल पहले कभी 20 साल का हार्ट अटैक हुआ था? 100 साल तक लोग जिंदा रहते थे। हमारे नाने दादे नानियां दादियां, मेरी दादी 98 पे फौत हुई, मेरे दादा 95 पे फौत हुए, मेरे ताए चाचे 90 में फौत हुए। अब तो एवरेज भी कम हो गई है। क्या अब तो जवान लड़का होता है, फोन आता है, ओ जी 30 साल का लड़का तो कोलैप्स कर गया, गिर गया जी, मर गया, हार्ट अटैक। इम्प्रॉपर डाइट, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। बाल झड़ का जैसे बताए थे, इसका ट्रीटमेंट क्या है? बाल झड़ का हम देते हैं कि वो जो होता है, एक तो ट्रांसप्लांट होता है, एक तो नहीं पीआरपी एक आ गया नया ट्रीटमेंट, जब बाल गिर रहे हो बहुत यंग एज में, पीआरपी है 45-50 से पहले, तो उसके बाद पीआरपी काम नहीं करता यंग एज में। अगर एक लड़का कहता है कि मेरे बाल, तो हम पीआरपी करते हैं, उसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आरपी का ब्लड निकाला, ठीक है, उस ब्लड को 20 ml को निकाल के सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करके उसमें प्लेटलेट निकल आए कोई 12%, उन प्लेटलेट को हर जगह हेयर फॉलिकल में लगा देते हैं। वो प्लेटलेट्स हेयर फॉलिकल की ग्रोथ में काम आते हैं। हर महीने एक सेशन करना होता है, 5 से 6 सेशन होते हैं और बाल बच्चे में सब आ जाते हैं वापस, मतलब जितने गिरे होते हैं। उसकी फिर कोई टाइम लिमिट भी होता है कि वो इतने से के बाद फिर हम उन्हें क्या बताते हैं कि जी अब आ गए हैं ना, ये डाइट खानी, ये तुमने करना है, ये नहीं करना कि बर्गर पिज्जों में लगे रहो तो फिर ये बाल गए तो गए। फिर आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, वो आपने उसको गाइड करना है मरीज को। तो मैं ये समझता हूं कि पीआरपी बहुत अच्छी चीज है जो नई ये चीज आई है मार्केट में, ये हम नई नहीं, अब तो पुरानी हो गई, हम तो बहुत पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम वो भी पुरानी हो गई है, तो वो हम करते हैं। चेहरे की झुर्रियों के लिए बोटॉक्स है, फिलर्स है, थ्रेड्स है, अब तो सर के लिए एक्सोसोम आ गए हैं, एक्सोसोम इंजेक्शन है, वो भी एक में केमिकल है जो लगाते हैं जिससे बालों की ग्रोथ हो जाती है, यानी वो भी बालों की ग्रोथ के लिए है। ये ट्रांसप्लांट का उतना, हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उन लोगों में कराया जाता है अगर 50+ और 70% बाल गिर गए, यानी ये बिल्कुल ही बॉल्ड हो जाए इतना एरिया, तो पीछे से वो हेयर ट्रांसप्लांट की स्ट्रिप लेके एक एक फॉलिकल लगाया जाता है, अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर माइल्ड बाल गिर रहे हैं पीआरपी करा लो, एक्सोसोम करा लो। सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी इसमें जो है डर्मा में एलर्जी, स्किन एलर्जी, हर बंदा आता है जो पेशेंट आता है, उसकी क्या वजह है? स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? खुरक डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर खुरक को जाना जी, वो तो मेरी खुरक कटेगा। क्यों कहते हैं? हर मरीज को एलर्जी है, स्किन है, हर मरीज, यानी कोई भी बीमारी होगी अलामात में उसके इरिटेशन और एलर्जी जरूर है, खारिश जरूर है। फिर हम उसको मरीज को पूछते हैं आगे, बेटा ये एलर्जी क्या है? कोई कहता है मुझे खाने से है, कोई कहता है पसीने से है, किसी को फंगस है जिसको दाद या ददरी कहते हैं, किसी को एक्जिमा है जिसको चंबल कहते हैं। तो जो ये बीमारियां हैं ये एलर्जी कॉज। अच्छा, एक बीमारी स्केबीज है जो बड़ी कॉमन है, जिसको उर्दू में वबाई खारिश कहते हैं, वो रात को बहुत होती है, और एक को बाप को हुई, बाप से बीवी को, बीवी से बच्चों को, बच्चों से दादा दादी सारे फंस गए, पूरी रात बंदा खारिश करता है, ये भी एक वबाई। फिर एक बीमारी है जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, उर्दू में उसको तदूड़े दफड़ कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं बिगड़ी हुई छपाकी, ये कहते हैं, ये उस बीमारी का नाम है। तो ये क्या होती है? अब आपने खाना खाया, आप आज फिश और बीफ खा के आए हो, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब मेरी बॉडी पे तो ये मैं खारिश, गर्मी और बड़ी इरिटेशन हो रही है, सुइयां चुभ रही है बॉडी में, तो ये अर्टिकेरिया है। आपने डाइट इतनी मुरगन खा ली है, ऊपर से पानी कम पिया है, आपने लस्सी नहीं पी, जूस नहीं पिया, आपको वो एलर्जी हो गई, इसको अर्टिकेरिया, उर्दू में ददूड़े या धड़फड़ भी कहते हैं। लोग कहते हैं मुझे धड़फड़ पड़ गए, ऐसे हो गए जड़े, बिल्कुल निशान। फिर एक फंगस बीमारी है जिसको दाद कहते हैं, दाद या ददरी कहते हैं, ठेठ पंजाबी में हम कहते हैं तेनू उल्ली लग गई है काका, वो कहते हैं जी डबल रोटी नू उल्ली लगा, हम कहते हैं काका तेनू भी लग गई। वो फंगस कहाँ होती है? ग्रॉइंस में, थाइज में, पसीना बहुत आता है यहाँ,
बगलों में सफाई नहीं होती, बंदा नहाता धोता नहीं है। बच्चे जो यंगस्टर होते हैं, पसीना बहुत आता है, एक ही जीन पहनी हुई है 4 दिन वो पहन के फिरते रहे, कपड़े नहीं बदलते, बच्चे नहाते धोते नहीं है, सफाई उसको फंगस कहते हैं। फिर एक्जिमा जो है वो चंबल है। अब एक्जिमा चंबल क्या चीज है? वो चीज है एक्जिमा चंबल के जी, एक खारिश होगी टांगों पे, पानी निकलता है, जख्म बन जाते हैं कर करके टांगों पे, जिस्म पे, उसको एक्जिमा कहते हैं, जिसको चंबल कहते हैं। एक बीमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अभी डिस्कस नहीं की, जिसको फुलबेरी या बरस कहते हैं, विटिलाइगो कहते हैं, व्हाइट हो जाते हैं पैचेस बॉडी के ऊपर। लोगों को फुलबेरी का ख्याल है कि मछली और दूध के साथ, तो मेरे वालिद का करते थे, अल्लाह बख्शे, डैडी ने कहना, मरीज ने कहना, शाह जी ये मच्छी ते दुध दे बाद हुई है, तो डैडी ने कहना, काका जे मच्छी ते दुध नाल होंदी ते सारे बंगाली भरा चिट्टे गोरे होंदे, काला कोई ना होता, उससे सारी मच्छी ते दुध पींदे। सही है। तो ये मिथ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मछली ये तो जेनेटिक है, ऑटोइम्यून डिजीज है। हाँ, और कजन मैरिजेस ना करें। मेरे आपके प्रोग्राम से मैं ये अपने सुनने वालों को, हाँ, कजन मैरिजेस में जो डॉक्टर्स है वो ये कहते हैं कि जो आपके है ना प्रेगनेंसी के दौरान जो इश्यूज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बच्चों में मसाइल ज्यादा होते हैं, और फिर जिस तरह आप बता रहे हैं स्किन का भी इसके साथ लिंक है। स्किन में अगर मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं खाली कजन मैरिजेस के बच्चों का, स्किन डिजीजेस का, और मैं वो पिक्चर आपको दिखाऊं, तो आप आंखें बंद करके मुंह मोड़ लेंगे। डॉक्टर साहब मुझे डर लगा, कोई प्रोग्राम इस पर आपने मुझे कहना, आपने कहना डॉक्टर साहब मैं तो मुंह उधर करने लगा हूं, मुझे ये फोटो ना दिखाओ। अच्छा, आंखें बाहर निकली हुई, बच्चा 6 महीने का होके मर जाता है, बच्चा पैदा होके कजन मैरिजेस में मुंह से खून निकल रहा होता है, पैदाइश पे आंखें से खून निकल रहा होता है, पेशाब वाली जगह से खून, नाखून उतर रहे होते हैं कजन मैरिजेस में। क्या वजह है? बीमारी है कजन, इसको कहते हैं, मेरे वालिद ने डिस्कवर की थी, उनके नाम से है ये शबीर सिंड्रोम। अच्छा। शबीर, ये टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी है, रुक एंड विल्किंसन, बाइबल ऑफ डर्मेटोलॉजी कहलाती किताब। अच्छा। उसमें डैडी के नाम से ये बीमारी, डैडी ने ये की थी फर्स्ट कजन मैरिजेस इन पंजाबी फैमिली, यानी जो हमारे पंजाब की फैमिलीज में बच्चे आपस में कजन हम शादियां करते हैं, चाचे का बेटा, मासी की बेटी, पुप्पी का बेटा, ताए की बेटी, उनमें बच्चों में ये आती, उनका बच्चा पैदा होगा 6 महीने के अंदर मर जाएगा पैदा होगा। मतलब बहुत ज्यादा कॉमन ही होगा, लेकिन होती है। नहीं बहुत, हम तो बहुत देखते हैं ना, आप तो अभी कभी कभार आप सुनते होंगे। मैं आपसे अगर पूरा प्रोग्राम करूंगा ना जेनेटिक डिसऑर्डर पे, तो आप हैरान हो जाएंगे, कहेंगे कादमी साहब हमने तो जेनेटिक बीमारियां सुनी थी कि प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, बच्चा पेट में मर गया माँ के, आप ये क्या बता रहे हैं हमें, इतनी बीमारी है? कोई इस वक्त 50 बीमारियां हैं स्किन में जो जेनेटिक है, जो जीन की कजन मैरिजेस में। सो मेरा एक ही, बल्कि सुनने वालों को भी ये होगा, कजन मैरिजेस 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है, 25 करोड़, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। आप बाहर शादी करेंगे बच्चों की, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, बच्चा माशाल्लाह लाइफ उसकी लंबी, कद काट जिस्म। आजकल मुझे आप ये बताएं, मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूं कि हमारे जमाने में कभी एनक नहीं लगी थी क्लास 1 और 2 में? अब क्लास 1 का बच्चे को एनक लगी होती है, वो लगती है। कजन मैरिज बिनाई कम हो जाती है, अभी क्लास 1 में जाता है। अच्छा, वो जो कजन मैरिज के बच्चे होते हैं, कद उनका किसी का छोटा रह जाता है, कोई बहुत एकदम मोटा हो जाता है। ये कजन मैरिजेस की वजह से बच्चों में मसले आ रहे हैं। तो यार मुसलमान मर गए हैं पाकिस्तान में, आपने मुसलमान से अच्छे से करनी, बाहर करो कजन मैरिज के, अल्लाह ताला शिफा देता है। अच्छा, ये भी होता है कि मतलब फर्स्ट टाइम अगर हो कजन मैरिज में, उसमें जरा कम चांसेस, मतलब रिपीटेडली वो हो रहा है, दूसरी बार तीसरी बार, बिल्कुल जितने खानदान में ऊपर लड़ियों में कजन मैरिजेस ज्यादा होंगी, उतनी बीमारियां नीचे ज्यादा आएंगी। आपका चाचा ताया, मामा पुप्पी, खाला, दादा दादी वो कजन थे, आपकी बीवी नहीं भी कजन है, आपके बच्चों में बीमारी आ जाएगी, क्योंकि वो कजन थे, जेनेटिक आ गई है। ये बात है। तो इस वजह से ये जो बात मैंने की है बड़ी इंपॉर्टेंट की है। फिर कभी आपसे प्रोग्राम एक मैं करूंगा, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, वो बीमारियां जो मौरूसी होती हैं, वो बीमारियां जो ब्लड के अंदर आती हैं। मैं फिर आपको प्रोग्राम, मैं एक एटलस भी ले आऊंगा किताब, और उस एटलस में आपको फोटो भी दिखाता जाऊंगा। ठीक होगा सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है पब्लिक के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह दोबारा भी आप हमें मौका देंगे। बड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए और ऑल द वे, आज गर्मी भी बड़ी है और भी, तो आप इसमें चल के आए और नई जगह पे मैं यहाँ था तो आप यहाँ करे, तो बड़ी मेहरबानी। पर मेरा एक ही एंड में टेक होम मैसेज है हमारे लोगों को, वो मैं देता चलूंगा, और वो ये है कि हम मुसलमान है ना, लोग कहते हैं चेहरे पे ग्लो नहीं आती, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कलाम पाक पढ़ो, जब मौका मिला उम्रा करके आओ, जब मौका मिले हज करके आओ, चेहरे पे ग्लो ही ग्लो है।
मेरे वालिद के पास मरीज एक दफा एक आया तो कहता है जी मैं योगा करता हूँ और मैं योगा के साथ मुझे सुकून मिलता है, मैं आंखें बंद करके सेल्फ मेडिटेशन करता हूँ। तो मेरे वालिद ने कहा बेटा तुम मुसलमान हो? कहते जी कमाल है, मेरा नाम मोहम्मद असलम के जो भी है। तो डैडी ने कहा बेटा मैं तो एक ही योगा करता हूँ और वो कलाम पाक है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं जब नमाज पढ़ के हाथ उठाता हूँ ऊपर उससे तो वो मेरा योगा हो जाता है और वो मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर और जो मैं मुझे जिंदगी से दे और जो मैं मांगता हूँ मेरी वो हजात को पूरा कर। मेरा योगा ये है। तो वो कौन सा योगा करते हो और ये पढ़े हुए दूसरे मजहबों के चक्कर में आंखें बंद करके और नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो, सारा योगा हो गया, खत्म हो गई बात, जो सुकून है। तो मैंने अपने वालिद से ये चीजें सीखी हैं। ये मेरे टेक होम मैसेज है आप सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने छोटों, कि मैं ये नहीं, मैं कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त मैं नमाजें, मैं ये बात करता हूं कि जितना अल्लाह के नजदीक होगे, जितना फेथ, आप यकीन करें, एक बात याद रखो, जो आपको मिलना है वो अल्लाह ने इस माथे पे लिख दिया, जो रिज़्क मिलना है, जो आपकी किस्मत में है कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जितना आपको मिलना है उतना ही मिलना है, ये लिख दिया, उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्योंकि उसकी जात ने ईमान लिख दिया। ये हमारा ईमान होना चाहिए। जब ये ईमान होगा, अल्लाह ताला करेगा आप खुश खुर्रम रहेंगे और आप खुद बड़ा लाइट फील करेंगे कि यार वाकई मैं तो अल्लाह के साथ, हर चीज है छोड़ दी अल्लाह पे, बीमार हूं अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक होना है अल्लाह पे छोड़ दो। ये चीज जब आ जाएगी, मैं यकीन करें मेरा ईमान है कि कभी भी आपको टेंशन नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, माय प्लेजर।